नमस्कार दोस्तों, अरेमा हिंदी ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि के अंतर्गत हम रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल है। आदिकाल, भक्तिकाल, उसके बाद रीतिकाल आता है। तो रीतिकाल काफ़ी महत्वपूर्ण काल है। जैसा कि आपको मालूम है, रीतिकाल राजनीतिक उथल पुथल का समय था, नैतिक पतन का समय था, सामाजिक विषमता का समय था। तो आज के हम इस लेक्चर के अंतर्गत रीतिकाल के नामकरण, उसके प्रवर्तक और रीति शब्द का क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इन तीनों बातों पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम इस रीतिकाल के नामकरण, रीतिकाल का जो काल निर्धारण है उस पर चर्चा करें। कब से कब तक का समय रीतिकाल का समय माना जाता है। जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स, रीतिकाल का समय संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत का समय जो है रीतिकाल का समय माना जाता है। कुछ किताबों में जो है 1650 से 1850 तक का समय भी रीतिकाल का समय माना जाता है। देखिए, जब हम ईस्वी और संवत की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ईस्वी और संवत में भी अंतर पता होना चाहिए। ईस्वी और संवत में जो है 57 वर्षों का अंतर होता है। यदि आप ईस्वी में 57 जोड़ देंगे तो संवत बन जाएगा, और संवत में से यदि आप 57 घटा देंगे तो आपका ईस्वी बन जाएगा। तो रीतिकाल का समय जो है संवत 1700 विक्रमी से संवत 1900 विक्रम माना जाता है। और अगर हम ईस्वी की बात करें तो लगभग 1650 से 1850 तक का समय रीतिकाल का समय माना जाता है। तो हम सबसे पहले रीतिकाल, रीति जो हमारा रीति शब्द है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है रिवाज। रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है रिवाज, पद्धति, काव्य निरूपण, प्रणाली। ये रीति शब्द के अर्थ होते हैं। तो रीति का मतलब है एक रिवाज। तो रीति काल में एक रिवाज था कि अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करना, अपने आश्रयदाताओं को कौन सी चीज़ पसंद है इस चीज़ पर ही लिखना। इसलिए एक रिवाज चल पड़ा और रीतिकालीन कवियों ने इसी रिवाज का पालन करते हुए उस समय की जो है कविताएं लिखी। तो जैसे आपको मालूम है कि हर जो भी, चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्तिकाल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, सबके नामकरण पे अच्छा खासा विवाद रहता है कि इसको एक निश्चित नाम क्या दिया जाए। इसे रीतिकाल कहा जाए, इसे अलंकार काल कहा जाए, इसे कला काल कहा जाए, इसे वास्तव में नाम क्या दिया जाए। तो रीतिकाल को लेकर विभिन्न विद्वानों में तरह तरह का मतभेद रहा। सबने अपने अपने तरीके से रीतिकाल को एक नाम दिया और उसके नामकरण के पीछे जो उनका कारण था वो कारण बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम रीति काल की अगर हम बात करते हैं तो मिश्र बंधु जैसा कि आपको मालूम है, हिंदी साहित्य के इतिहास जो है इन्होंने लिखा है और ये पुराने इतिहासकारों में से एक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये तीन भाई थे, तीन भाइयों ने मिलकर के जो है मिश्र बंधु विनोद लिखा था। उसमें बहुत सारे कवियों के बारे में, हमारे हिंदी के कवियों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो इन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। अलंकृत काल नाम देने के पीछे इनका उद्देश्य था कि इस काल में जो है अलंकारों का प्रयोग किया गया। तो हम अलंकारों का प्रयोग तो हर काल में किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग, कविता जो है अलंकारों के बिना तो नीरस होती है, अलंकारों के बिना तो कविता विध्वंसी मानी जाती है। तो अलंकृत काल नाम इनका सर्वमान्य नहीं माना गया और इसको ज़्यादा महत्व नहीं मिला, क्योंकि रीति काल में अन्य जो रीति निरूपक अंग थे उन पर भी चर्चा की गई थी, ना कि केवल अलंकारों पर। तो उन्होंने इसको अलंकृत काल नाम दिया था। दूसरा नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। तो जैसा कि आपको पता है, रीतिकाल में जो है श्रृंगार रस से संबंधित जो है काफ़ी कविताएं लिखी गई और इसमें जो है श्रृंगार के दोनों पक्षों पर चर्चा की गई, श्रृंगार का संयोग पक्ष भी और श्रृंगार का वियोग पक्ष भी। लेकिन इसको श्रृंगार काल के रूप में भी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, क्योंकि विद्वानों का ये मानना है कि केवल श्रृंगार पर ही चर्चा नहीं की गई। श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होता है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। इसमें केवल श्रृंगार का आभास मात्र ही होता है। जो शुद्ध श्रृंगारिक बात होती है वो रीतिकाल में नहीं की गई। तो इसलिए जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के श्रृंगार काल को भी ज़्यादा महत्व नहीं मिला। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर काफ़ी काम किया है। इन्होंने भी इसको सामान्य इसकी प्रवृत्तियों को देख करके इसको रीतिकाल नाम दिया था, रीति तत्व की प्रमुखता के कारण। लेकिन ये अपने नाम देने के पीछे जो कारण था उसको बहुत अच्छे प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इसलिए रीतिकाल वहीं तक ही रह गया। तो रीतिकाल, हालांकि इसका नाम सर्वमान्य प्रसिद्ध नाम रीतिकाल ही है, लेकिन इस रीतिकाल नाम को सबसे ज़्यादा महत्व मिला आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में।
तो अगर हम इस पर चर्चा करें तो जॉर्ज ग्रेयर्सन ने सबसे पहले इसे रीतिकाल नाम दिया था, लेकिन उस समय बाद चर्चा थोड़ी सी उठी थी और उसके बाद इस पे ज़्यादा काम नहीं हो सका तो लोग भूल गए। फिर आगे जाकर के जब हम हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में पदार्पण हुआ तो उन्होंने जो काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के अपने इतिहास में, उनको सर्वमान्य तरीके से जो है विद्वानों ने मान्यता प्रदान की। यदि हम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल की बात करते हैं तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया था। इस काल को कला काल नाम देने के पीछे उनका कला पक्ष की प्रधानता के कारण था, क्योंकि कला पक्ष की प्रधानता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि रीतिकाल में आपको पता है कलाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। रीतिकाल का शुभारंभ आपको पता होना चाहिए कि मुगल शासक शाहजहां के समय रीतिकाल की शुरुआत हुई थी और शाहजहां को आपको पता है कलाओं का सम्राट माना जाता है। उन्होंने भवन निर्माण का इंजीनियर माना जाता है। उन्होंने दिल्ली का लाल किला बनाया, आगरे का ताजमहल बनवाया, बहुत सारी दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। तो शाहजहां और आगे उनका जो है उनसे पहले जो जहांगीर था उनके समय में जो है इसमें जो है रीतिकाल के अंदर जो है कला को काफ़ी महत्व मिला था, चित्रकारी को काफ़ी महत्व मिला, साहित्य के अंदर काफ़ी महत्व मिला। उस समय के जो मुगल राजकुमार होते थे, राजकुमारियाँ होती थी, वो स्वयं भी कविताएं लिखते थे। तो इसलिए इसको जो है रमाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा। लेकिन इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों ने इसको भी नहीं माना। उनका भी कहना है कि कला काल के अलावा भी इसमें जो है अगर हम कला के एक ही पक्ष की बात करते हैं तो इससे बाकी के दूसरे पक्ष जो हैं वो अछूते रह जाते हैं। तो इसलिए भी हम इसको सर्वमान्य नहीं कह सकते कि ये खाली कला काल था, क्योंकि कला के कई पक्ष होते हैं, भाव पक्ष है, कला पक्ष है। तो इससे तो ऐसा लगता है जैसे कला पक्ष पे ही चर्चा हुई है, जबकि कविता में भाव पक्ष का अपना एक महत्व होता है। तो इसलिए रमाशंकर शुक्ल के कला काल को भी रीतिकाल में ज़्यादा महत्व नहीं मिला, रीतिकाल के नामकरण में इसे भी ज़्यादा महत्व नहीं मिला। लेकिन अगर हम 5वें नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे और उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी कुछ काल निर्धारण किया या जो भी कुछ किसी के बारे में कुछ बताया, कबीर के बारे में बताया, सूरदास के बारे में बताया, उसको सबसे ज़्यादा जो है सर्वमान्य रूप से जो है विद्वानों ने एक मत से सहमत होकर के उस मान्यता को, उस विचार को जो है मान्यता दी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल को 2 भाग किए। उन्होंने रीतिकाल का जो काल निर्धारण है वो 2 आधार पर किया, एक तो मानव मनोविज्ञान के आधार पर और दूसरा तत्कालीन प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने 2 नामकरण किए। मानव मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा। आपको पता है ना, पूर्व मध्यकाल तो भक्ति काल को कहते हैं। तो उन्होंने मानव मनोविज्ञान के आधार पर इसे उत्तर मध्यकाल कहा और तत्कालीन जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, सत्कालीन जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, जैसा मैंने आपको बताया था रीति शब्द का अर्थ आपको बताया था रिवाज, किस तरह की साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, किस तरह का काव्य लिखने का रिवाज था, तो उसके हिसाब से जो है उन्होंने इसे रीतिकाल नाम दिया। और कालांतर में जो है इसको रीतिकाल के नाम से ही जाना जाने लगा, क्योंकि रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां थी, इसकी सामान्य प्रवृत्तियों को देख करके, सामान्य रीति निरूपक चीज़ों को देख करके, रीति निरूपक काव्य अंगों को विवेचन देख करके, उनका वर्णन देख करके विद्वानों ने इसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया कि इसे रीतिकाल कहना ही समीचीन होगा। उसके बाद हम गणपति चंद्र गुप्त की बात करते हैं। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को शास्त्रीय मुक्तक परंपरा नाम दिया। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा नाम दिया क्योंकि आपको पता है रीतिकाल में बहुत सारा मुक्तक काव्य लिखा गया। मुक्तक काव्य वो होता है जिसमें जो है किसी प्रकार की साहित्यिक मर्यादाओं का वैसा ध्यान नहीं रखा जाता, उसमें अपने तरीके से कवि कुछ कह सकता है। जैसे घनानंद ने मुक्तक काव्य लिखा, बिहारी ने मुक्तक काव्य लिखा, उसमें कोई जो है नीति दोह, उनके नीति संबंधी दोहे हैं, कोई उनके भक्ति संबंधी दोहे हैं, कोई उनके श्रृंगारिक दोहे हैं। तो उसमें एक प्रकार का मुक्तक साहित्य था। उसमें कवि स्वतंत्र था कि वो अपनी रचना किस में लिखना चाहता है। वो किसी रीति परंपरा से बंधकर लिखना चाहता है या रीति परंपरा से मुक्त होकर के लिखना चाहता है। तो इसलिए गणपति चंद्र गुप्त का भी जो नाम था, ये शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, ये भी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सका। विद्वानों ने इसे भी मान्यता नहीं दी और सर्वमान्य रूप से जो है रीतिकाल को ही, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालांतर में नाम दिया था, उसी को सर्वमान्यता प्राप्त हुई। और आज हम इस हिंदी साहित्य के तीसरे काल को रीतिकाल के नाम से ही जानते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स रीतिकाल के नामकरण की चर्चा थी। उसके बाद हम इसके प्रवर्तक की बात करेंगे। प्रवर्तक हम उसको कहते हैं जिसके काव्य से रीतिकाल की शुरुआत हुई, वह कवि जिसने जो है सबसे पहले रीति परंपरा को शुरू किया।
तो उसमें दो नाम आते हैं, एक तो आचार्य केशव का नाम आता है और एक चिंतामणि त्रिपाठी का नाम आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य केशव रीतिकाल के प्रवर्तक थे, जबकि हम आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मान सकते, क्योंकि वो भक्ति काल के अंतर्गत भी आते हैं। उनकी जो रामचंद्रिका रचना है वो भक्ति काल के अंतर्गत आती है, और उन्होंने जो है भक्ति काल के अंदर भी उनकी गणना की जाती है, रीति काल के अंदर भी गणना की जाती है। तो इसलिए बहुत सारे विद्वान जो है इस मत पे सहमत नहीं हो सके कि आचार्य केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को बड़े प्रभावी ढंग से कहा कि चिंतामणि त्रिपाठी जो है रीतिकाल के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी ही रीतिकाल के वास्तविक प्रवर्तक भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रीति निरूपक 3 ग्रंथ लिखे थे, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्प तरु। इनकी जो 3 रचनाएं हैं ये रीति निरूपक ग्रंथों में मानी जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनके ग्रंथों के बाद जो है रीति ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू हो गई थी। तो विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि जो है चिंतामणि त्रिपाठी ही रीतिकाल के वास्तविक प्रवर्तक हैं। इनसे ही हम रीतिकाल की शुरुआत मानते हैं। तो प्रवर्तक का मतलब होता है जिससे कोई कार्य शुरू होता है, जिसने उस कार्य को सबसे पहले शुरू किया होता है। तो रीतिकाल आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण विषय है 3rd सेमेस्टर में। इसके अंतर्गत आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतिकाल के नामकरण पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी कवि की रचना में बिहारी सतसई पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रीतिकाल की प्रवृत्तियों पे आप पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर में मैंने आपको रीति शब्द का अर्थ क्या है, रीतिकाल के नामकरण की समस्या पे अलग अलग विद्वानों ने क्या मत प्रस्तुत किए हैं आपको समझ में आया होगा, और रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक किसे माना जाता है ये बातें आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में आपसे मैं रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करूंगा। और अगर आपको मेरा ये आज का जो मैंने आपको ज्ञान विषयक लेक्चर दिया है, यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले लेक्चर में हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।